हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गोहिल वंश के अंतिम राजा कौन, रावल रतन सिंह के बारे में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लौकेंद्र करण। पिछली वीडियो हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा, आज हम जानेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह, इसने अपने जीवन काल में मेवाड़ पर क्या है 1 वर्ष तक शासन किया, और उस 1 वर्ष में ये फेमस हो गया। क्यों हुआ वही आप सब जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और पद्मावती यानी पद्मिनी वाली कहानी। तो इसका शासनकाल कब से कहाँ तक रहा था? 1302 से लेकर 1303 तक इसने 1 साल क्या किया, मेवाड़ पर अधिकार किया। गोहिल वंश का अंतिम शासक रहा। तो गोहिल वंश चल रहा था, गोहिल वंश। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, बप्पा रावल के बारे में। गोहिल वंश के पहले शासक कौन थे? बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद थे अल्हट, और आज फिर अल्हट के बाद कौन था? जेत्र सिंह। और अब अंतिम शासक है रावल रतन सिंह। रतन सिंह, ये गोहिल वंश। बप्पा रावल के बारे में हमने पढ़ लिया था, अल्हट के बारे में, और अब पढ़ने हमें रतन सिंह के बारे में। मैन ये दो ही है। तो गोहिल वंश का अंतिम शासक हो जाएगा कौन? रतन सिंह। ये कौन था? तो चलिए अब बात करते हैं। ये गोहिल वंश का अंतिम शासक, और कहा मेवाड़ पर अधिकार था इनका, मेवाड़। और उस समय के मेवाड़ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह के पिता समर सिंह। समर सिंह। रावल रतन सिंह कौन था? तो समर सिंह का क्या था? पुत्र था। कौन पुत्र? रतन सिंह, रावल रतन सिंह। अब इसके बारे में हो गया। इसने अपने जीवन काल में 1 वर्ष तक शासन किया। उसी 1 वर्ष में ये फेमस हुआ। क्यों हुआ? तो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसके मेवाड़ पर आक्रमण किया, और यही पद्मिनी वाली कहानी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया? तो अब चलिए उनके ऊपर बातें डालते हैं। तो करते हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण। मेवाड़ पर आक्रमण के कारण, यानी क्या क्या कारण थे कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया? तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला, अलाउद्दीन खिलजी कौन सी नीति पर चलता था? साम्राज्यवादी नीति, यानी वह भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साम्राज्यवादी नीति के कारण उसने क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण करने का सोची थी। दूसरी बात, वह भी सिकंदर था ना, जो भारत पर आया था, आक्रमण किया था, तो वो भी सिकंदर की तरफ फेमस होना चाहता था, जिससे हमें उसकी उपाधि से पता चलता है सिकंदर सोनी, यानी सिकंदर द्वितीय। इसका अर्थ है सिकंदर द्वितीय, यानी ये सिकंदर की तरह महान शासक बनना चाहता था। तो और इसकी क्या हो जाएगी? और मेवाड़ की महत्वाकांक्षा, मेवाड़ की भौगोलिक, मेवाड़ की महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, मेवाड़ की महत्वाकांक्षा, यानी मेवाड़ का जो प्राचीन इतिहास रहा है, हमारे राजस्थान का सम्मान रहा है मेवाड़, तो उसके ऊपर भी अगर भारत पर अधिकार करना है तो उसे इसके ऊपर अधिकार करना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो पूरे भारत पर अधिकार कर पाएगा। और उसको राजपूतों को तो हराना ही था, क्योंकि भारत पर एक तलवार में 2 मैन नहीं रह सकते। तो उसे राजपूतों को हराना था, प्लस मेवाड़ या चित्तौड़ पर भी अधिकार उसे करना ही था। और क्या हो सकता है? तो एक कारण और माना जाता है कि 1299 ईस्वी में जब इसकी सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर गई थी, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर गई थी, तब वापस वहां पर से, जैसे ये अपना राजस्थान है चतुष्कोणीय आकृति का, तो दिल्ली से जब ये सेना गुजरात अभियान पर गई थी तो यहाँ पर आता है मेवाड़। तब कहते हैं उस समय के शासक कौन था? समर सिंह। समर सिंह से इसने क्या किया? उनको जाने, उनको सहायता देने की बजाय गुजरात अभियान पर उनको क्या किया? कर वसूला, उनसे टैक्स वैक्स लिए। तो ये भी हो जाएगा। 1200 ने इसकी सेना से क्या लिए थे? टैक्स वैक्स लिए थे, कर लिए थे, दंड कर वसूला था। कर, दंड कर, दंड कर वसूला, जबरदस्ती से कर वर लिए कि आपको यहाँ से आगे जाना है तो मेरे को टैक्स देके जाना ही होगा। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी का था, मेरे सैनिकों का अपमान किया तो मुझे बदला लेना था। और भी बात कर ले तो एक चित्तौड़गढ़ की महत्वाकांक्षा, चित्तौड़ का इतिहास,
चित्तौड़ का इतिहास। इसका क्या अर्थ है कि जो मौर्य राजा था, कौन? मौर्य राजा चित्रांगद। मौर्य राजा चित्रांगद ने चित्तौड़ को किसने बनाया था? मौर्य राजा चित्रांगद। तो मौर्य राजा जब चित्रांगद ने चित्तौड़ को बनाया, तब से लेकर अब तक चित्तौड़ पर किसी ने भी अधिकार नहीं कर पाए थे। ये भी था कि वो उसको इस पर अधिकार करके अपना नाम रोशन कर सके। तो ये सारे कुछ कारण थे अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण करने के। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ है, अब उस युद्ध के बारे में हम बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आक्रमण पर। तो ये सारे तो कारण थे ही कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण करने के कारण, लेकिन जो मेन कारण माना जाता था वो मैं आपको बताना भूल गया, पद्मनी का कारण। यानी जो मीर मलिक कौन था, एक और प्रमुख कारण था, कौन? मीर मलिक जायसी। मीर मलिक जायसी ये अपनी पुस्तक में क्या लिखता है? ये अपनी इसकी पुस्तक का नाम है पद्मावत। पद्मावत ये अपनी पुस्तक में लिखता है अलाउद्दीन खिलजी एक और आक्रमण किया था कि पद्मावती को प्राप्त करने की लालसा। ये भी आप उस कारण में आप डाल सकते हैं। अब आक्रमण किया कब किया? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को 1303 को। पद्मावती के बारे में भी हम बाद में आराम से पढ़ेंगे, ये कौन थी क्या थी। तो 28 जनवरी को अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ? दिल्ली से रवाना हुआ। दिल्ली से रवाना। दिल्ली से रवाना। दिल्ली से रवाना हुआ और चित्तौड़ के आसपास, चित्तौड़ पे पास पहुंचकर चित्तौड़ के चारों तरफ इसने क्या किया? घेरा डाल दिया। 2 माह तक ये घेरा चलता रहा, आक्रमण चल रहा है। 2 माह तक उसने क्या? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ ने चारों तरफ घेरा डाल के रखा। 2 माह घेरा डाल के रखा। जब कुछ भी नहीं हुआ घेरा डालने से भी, घेरा डाला और 2 महीने घेरा डाल के बैठा रहा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब इसने क्या किया? चित्तौड़गढ़ के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे क्या बनाए? चबूतरे बनवाए। ऊंचे ऊंचे क्या बनाए? ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनवाए। ये चबूतरे क्यों बनवाए? अब देखते हैं चबूतरे। इसने ऊंचे ऊंचे क्या बनवाए? चबूतरे बनाए। ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए और वहां से बड़े बड़े पत्थरों को फेंका चित्तौड़गढ़ की दीवारों पर, ताकि दीवार टूट जाए और मुगल सैनिक चित्तौड़ के अंदर प्रवेश करके अधिकार कर सके। तो जब चित्तौड़ पर चबूतरे बनवाए तब ये भी कार्य सफल नहीं हो सका। क्यों? जो भी वो पत्थर थे बड़े बड़े, वो चित्तौड़गढ़ की दीवार को टस से मस नहीं कर पाई। और ये बड़ा चित्तौड़गढ़ तो हमारे सम्मान का था, ये पूरा राजस्थान का सम्मान है, तो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। फिर अंत में जाकर 8 माह के घेराबंदी के बाद, 8 माह की घेराबंदी के बाद, 8 माह की घेराबंदी के बाद, घेराबंदी के बाद 8 माह की घेराबंदी के बाद क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ के अंदर है जो खाद्य आपूर्ति यानी खाद्य यानी खाने पीने भोजन की कमी होने लगी। तब जाकर चित्तौड़गढ़ के राजपूत सेनाओं को दरवाजा खोलना पड़ा, चित्तौड़गढ़ के किले के दरवाजे खोलने पड़े और मुगल सेना के साथ युद्ध हुआ। तो 8 माह की घेराबंदी के बाद जब राजपूत सेनाओं ने क्या किया? खाद्य आपूर्ति की कमी होने लगी, खाद्य सामग्री की, खाद्य सामग्री की कमी होने लगी, तब उन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले के दरवाजे खोल दिए और उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया, जिसके अंतर्गत रावल रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कब? 28 जनवरी को घेरा डाला था और कब अधिकार कर लेगा? 26 अगस्त 1303 को क्या कर लेगा? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार कर लेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 13 अगस्त 1303 को क्या किया? अधिकार कर लिया। तो ये था पद्मनी की कहानी। वापस से पहले इसने 28 जनवरी से दिल्ली को रवाना हुआ। 2 माह के घेराबंदी के बाद कुछ नहीं हुआ तो उसने ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनवाए दीवार को तोड़ने के लिए। उन चबूतरों के ऊपर से उसने बड़े बड़े पत्थर फेंके ताकि दीवार टूट जाए, लेकिन दीवार टस से मश नहीं हुई। फिर 8 माह की घेराबंदी के बाद, 8 माह की घेराबंदी के बाद क्या हुआ कि खाद्य आपूर्ति की कमी होने लगी। तब राजपूत सेनाओं ने किले के दरवाजे खोल दिए और फिर मुगलों के साथ युद्ध किया। मुगलों के साथ युद्ध करते करते रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उनके साथ गोरा व बादल सेनापति थे, ये भी फेमस है। ये दो के जोड़े फेमस है। जैसे
गोरा बादल, ये इस युद्ध में हो गए। रावल रतन सिंह के साथ गोरा और बादल, ये कौन थे? दो सेनापति थे। आला उद्दल, आपने नाम सुना ही होगा, आला उद्दल। पृथ्वीराज चौहान में परमरमी देव की सेनापति के दो सेनापति थे, कौन? आला और उद्दल। पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए मारे गए। और जयमल और कल्लाजी जयमल, कल्लाजी और जयमल और जयमल, ये कौन है? ये मेवा, जब उदय सिंह के समय क्या है, अकबर ने जब आक्रमण किया तब ये दो सेनापति थे, कौन? मेवाड़ के। और ये लड़ते हुए मारा जाते हैं, चाचा भतीजा थे ये दोनों। और इन दोनों को चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। क्यों, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखते हैं क्या हुआ। खाद्य आपूर्ति की कमी होने लगी, दरवाजे खोल दिए गए, मुगल सेना दोनों के बीच युद्ध हुआ, गोयल वंश और मुगल सेना के बीच, और जिसमें रावल रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। गोरा और बादल लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और इधर अंदर महल के अंदर वो किसको प्राप्त करना चाहता था? पद्मावती को। और पद्मावती भी 1600 रानियों के साथ क्या कर देती है? जौहर कर देती है। 1600 रानियों के साथ क्या कर लेगी? जौहर कर देगी। और यहाँ पर होता है मेवाड़ का पहला साका। और जौहर क्या होता है, अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले, जिसमें साका, सॉरी ये साका, ये जौहर तो कर दिया है, साका क्या होता है अगर आपसे कोई पूछ ले। जैसे यहाँ पर मेवाड़ का क्या हुआ? पहला साका हुआ, जिसमें जौहर, महिलाओं ने जौहर किया हो, प्लस आदमियों ने क्या किया हो? केसरिया, यानी युद्ध में मारे गए हो, केसरिया। तो ये दोनों ये काम होते हैं, वहां पर क्या कहलाता है? साका कहलाता है। और 1303 ईस्वी में मेवाड़ का क्या हुआ? ये पहला साका हुआ। रानी पद्मावती ने 1600 रानियों के साथ क्या किया? जौहर कर दिया। अब मैं आपको बता रहा था क्या, कल्ला, इनको चार हाथों वाले देवता क्यों कहता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर छोटा सा बता देता हूँ, बाद में हम फिर कभी इनके बारे में पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप बनाएंगे, तब उनके बारे में इस तरह जानेंगे। तो जयमल कौन थे? जयमल और कल्लाजी उदय सिंह थे ना, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, उनके पिता के समय ये कौन थे? सेनापति थे। अकबर की बंदूक से जब ये क्या होता है? घायल हो जाते हैं, इनकी पैर पर क्या कहते हैं कि वो गोली लग जाती है, तो गोली लगने से ये लंगड़ा कर चलने लग जाते हैं। तब ये अपने भतीजे, कौन? कल्लाजी, भतीजे के कंधों पर बैठते हैं और युद्ध पर क्या घमासान युद्ध करते हैं, दोनों मिलके चाचा और भतीजा। तब अकबर इन्हें साक्षात पीर की भी उपाधि देता है, कहता है ये तो साक्षात भगवान की तरह दिख रहे हैं, तो इसलिए इन्हें चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। अब बात करते हैं हम पद्मवती के कहने में, पद्मावती के बारे में जानते हैं। और कहते हैं जब अकबर ने इस क्या कहते हैं 23 अगस्त 1303 पर चित्तौड़ पर जब अधिकार कर लिया, तो उसी के अगले दिन 27 अगस्त 1303 को इसने अपने जो भी थे सेना 1303 को अपनी सेना को आदेश दे दिया कि जो भी इस चित्तौड़गढ़ के आसपास जो लोग थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाए। तो अमीर खुसरो उस समय का फेमस था लिखने वाला, अमीर खुसरो, ये कहता है अगले ही दिन जब राजा ने अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाओं को ऑर्डर दिया कि सारे साम्राज्य के लोगों को मार दो, तो उसमें कहता है अमीर खुसरो 30,000 लोग मारे गए थे इस युद्ध के बाद। 30,000 लोग क्या गए? कत्लेआम करवा दिया। उसने कत्लेआम का ऑर्डर दे दिया था कि जाओ कत्लेआम करो इस मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ के ऊपर। तब 30,000 लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। ये कौन कहता है? अमीर खुसरो। अब बात करते हैं हम पद्मावती की कहानी के बारे में। चलिए अब देखते हैं किसके बारे में? पद्मावती के बारे में। पद्मावत, चलिए ये पुस्तक किसने लिखी थी? मीर मलिक जायसी। पद्मावती कौन थी? अब उसके बारे में ये बताता है कौन? मीर मलिक जायसी। इसकी पुस्तक क्या है? कौन पुस्तक है? इसकी रचना की हुई है पद्मावत। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मीर मलिक जायसी ने इसकी रचना की थी। ये बताता है कि पद्मावती कौन थी? तो श्रीलंका, उस समय के श्रीलंका या सिहल द्वीप बताया गया है। श्रीलंका या सिहल द्वीप, सुहेल द्वीप बताया गया है। उस समय का वहां पे श्रीलंका का राजा कौन था? गंधर्व सेन उस समय का राजा था। और इस गंधर्व सेन की क्या पटरानी कौन थी? चंपावती। ये कौन थी? इसकी पटरानी, उपरानी होगी इसकी, यानी इसकी बड़ी रानी या रानी थी इसकी, मान लीजिए।
तो गंधर्वसेन और चंपावती की पुत्री उत्पन्न हुई, दोनों से। इसका नाम था पद्मावती, पद्मावती या पद्मावत कह सकते हैं, पद्मावती। जो अत्यंत क्या थी, गुणी थी, जो अत्यंत ही खूबसूरत थी, गुणी थी, स्वरूप थी, एकदम अत्यंत सौंदर्य वर्ण की थी ये पद्मावती। इसके पास एक तोता था, कौन, तोते का नाम था हीरामन, हीरामन ये बोलने वाला तोता था। ये पूरी कहानी का वृत्तांत कौन दे रहा है, मीर मलिक जायसी, ये इसके बारे में बता रहा है। इसके पास तोता था जो एक दिन पिंजरे से उड़ जाता है, जो एक व्यक्ति के हाथ लगता है, वो व्यक्ति एक ब्राह्मण को देता है, ये उड़ जाता है एक बार पिंजरे से, जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में जाता है। एक व्यक्ति उसको बेच देता है किसे, ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण के पास बेच देता है। और ब्राह्मण किसको बेचता है, मेवाड़ के रतन सिंह को, रतन सिंह को वो तोता बेच देता है। तोता भी अच्छा ही था, बोलने वाला था, तो रावल रतन सिंह को 1 लाख रुपए के अंदर ब्राह्मण क्या है उस तोते को बेच देता है। रावल रतन सिंह के सामने ये तोता क्या करता है, जो उसकी पद्मावती की खूबसूरती का वर्णन करता रहता है, पूरे दिन उसकी खूबसूरती के गुण गाता रहता है। तो रावल रतन ने सोचा कि ऐसी बात है, चलो मैं भी उसे देखना चाहूंगा। तो रतन सिंह क्या करता है, एक योगी का वेश बनाकर, किसका, कौन, रावल रतन सिंह योगी का वेश बनाकर कहाँ चला जाता है, सिंहल द्वीप में चला जाता है। बहुत ही कष्ट आते हैं रास्ते में, लेकिन उन कष्टों को पार करते हुए, संकटों को पार करते हुए सिंहल द्वीप पहुंच ही जाता है। फिर हीरे को, उस तोते को कहता है जाओ अपनी रानी को लेके आओ। ये उधर सिंहल द्वीप में कहाँ ठहरता है, मंदिर में, एक मंदिर में ठहरता है। ये तोता जाता है वापस किसके पास, पद्मावती के पास, और कहता है कि जिससे तुम ढूंढ रहे थे, पद्मावती को कहता है कौन, तोता, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा वर आ चुका है, यानी तुम्हारा कह सकते हैं पति आ चुका है, जिसने क्या है वो तुम्हारे इस मंदिर के अंदर इंतजार कर रहा है। इस पद्मावती को भी इसकी खूबसूरती, इसकी वीरता की गाथा बताई इस तोते ने, कि ये राजा भी महान राजा है, ये इतना सुंदर है, तुम्हारी तरह ही है। तो पद्मावती कहते हैं बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन कहाँ गई, तैयार व्यार होकर इस मंदिर में, किससे, इस रतन सिंह से मिलने गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों के बीच एक दूसरे को प्यार हो गया या प्रेम व संबंध हो गए। ये सारी बात जब पता चली किसको, गंधर्वसेन को, गंधर्वसेन ने रावल रतन सिंह से पूछा भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। तो रतन सिंह जो भी होता है वो बता देता है कि मैं मेवाड़ के राजा हूँ, मेवाड़ का भावी राजा हूँ, मैं मेवाड़ का राजा बनने वाला हूँ, और मैं वहां से आया हूँ, मेवाड़ से। तो गंधर्वसेन सारी बात जानकर देखता है ये भी राजा है, मेरी पुत्री भी एक रानी की तरह है। तो इन दोनों के बीच विवाह करा देता है, और रावल रतन सिंह और पद्मावती दोनों आ जाते हैं चित्तौड़। अब ये दोनों कहाँ आ गए, सिंहल द्वीप से शादी करके चित्तौड़ आ चुके हैं। अब चित्तौड़ में कहते हैं एक ढोंगी होता है, कौन, एक पाखंडी बाबा होता है जिसका नाम होता है राघव चेतन। अब ये चित्तौड़ में आ चुके हैं। अब चित्तौड़ के आगे की कहानी है कि राघव चेतन नाम का एक क्या होता है, ढोंगी बाबा होता है, राघव चेतन नाम का क्या होता है, एक ढोंगी बाबा होता है। वो जादू टोने करता रहता है, इसलिए चित्तौड़ से उसको क्या करता है, ये रावल रतन सिंह निकाल देता है। तो ये राघव चेतन जब मेवाड़ से निकाल दिया जाता है, ये सीधा चला जाता है कहाँ, दिल्ली में कहा जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। उसको इस अलाउद्दीन खिलजी को क्या है, पद्मावती की सौंदर्यता का कहानी बताता है, पद्मावती इतनी सुंदर है, तुम उसे पालो लगे न, तो ये वो बताता है, इस पद्मावती की पूरी कहानी बताता है कि इतनी सुंदर है ये वो। तो अलाउद्दीन खिलजी को भी लगता है कि मैं इतने दिन से वैसे भी आक्रमण करने की सोच ही रहा था, मुझे चिंगारी मिल ही गई है, अगर मैं उस पर अधिकार कर लूँ तो मुझे पद्मावती भी मिल जाएगी। तब दिल्ली से वही रवाना होता है, फिर वही 28 जनवरी को, और फिर वो मेवाड़ पर आक्रमण करता है। तब देखते हैं इसके आगे की कहानी। अब ये क्या है, दिल्ली से रवाना हो चुका है, 2 माह तक घेरा डाल के रखा, दिल्ली से रवाना हुआ, चित्तौड़ के ऊपर आया, चित्तौड़ पर क्या इसने घेरा डालकर रखा, चित्तौड़ पर 2 माह इसने घेरा डाला, दिल्ली से रवाना हो गया, कुछ नहीं हुआ। 2 माह घेरा डालने के बाद भी तब ये कहता है कि मैं तो संधि करने के लिए आया हूँ, एक संदेश भिजवाता है रतन सिंह के पास, और कहता है कि मैं तो क्या है यहाँ पर संधि करने के लिए आया हूँ। तो संधि के नाम से जैसे ही क्या रतन सिंह इससे मिलने जाते हैं, रतन सिंह किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। तो रतन सिंह को क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी कैद कर लेता है, धोखे से कैद कर लेता है। कैद करने के बाद क्या करता है, वो अपने क्या पद्मावती के पास संदेशा भिजवाता है, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के पास क्या भेजाता है, संदेशा भेजाती है कि अगर मुझे तुम नहीं मिली तो मैं इसको मार दूंगा। और पद्मावती ने भी सोचा ये तो एक राजा है, इसको बचाना जरूरी है। तो पद्मावती भी अपनी चाल चलती है। पद्मावती कहती है यहाँ पर कि मैं आऊंगी, लेकिन मैं अपनी 1600 रानियों के साथ आऊंगी।
पद्मावती क्या कहती है, अलाउद्दीन खिलजी को वापस संदेश भिजवाती है कि मैं अपने 1600 रानियों के साथ आऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है ठीक है। ये पद्मावती अब 1600 रानियों की जगह क्या है, राजपूत सैनिकों को पालकियों में बैठा कर, राजपूत सैनिकों को पालकियों में बिठाकर कहाँ भेजता है, दिल्ली की तरफ भेजता है, पालकियों में बिठाकर। और एक पालकी में खुद बैठी होती है रानी पद्मावती। तो पालकियों में बैठाकर दिल्ली की तरफ चलते हैं ये सभी। और जब फिर जैसे ही दिल्ली के थोड़ा सा दूर होते हैं, दिल्ली में पहुंच जाते हैं। और क्या है, शाही हरम यानी शाही दरबार होता है, शाही दरबार से थोड़ा सा दूर शाही हरम, जिन्हें हरम कहा जाता है, या शाही दरबार। शाही दरबार में पहुंचने से थोड़ा दूर पद्मावती एक मांग कर लेती है, मैं पहले अपने पति से मिलना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसके पति को छोड़ देता है। जैसे ही दोनों यहाँ पर मिलते हैं, शाही हरम यानी शाही दरबार में पहुंचने से थोड़ी ही पहले ये दोनों जैसे ही मिलते हैं, तो दोनों मिलते हैं, प्लस यहाँ के जो राजपूत सैनिक थे वो भी पालकियों से उतरकर मुगलों पर हमला करते हैं और दोनों को बचाकर ये दिल्ली से वापस कहाँ ले आते हैं, चित्तौड़ पर ले आते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी को भी इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, वो इसका पीछा भी करता है। फिर एंड में रतन सिंह वापस इसके साथ युद्ध करता है, इसके साथ क्या करेगा, युद्ध करता है रावल रतन सिंह, और युद्ध करता हुआ गौरव बादल के साथ शहीद हो जाता है। तो ये था हमारे गोहिल वंश के अंतिम शासक रावल रतन सिंह के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।